हेलो एवरीवन, माय नेम इज जय सोनी एंड वेलकम टू शिक्षात्रा। आज हम देखेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट बेसिक मैथ्स। ठीक है, बेसिक मैथ्स होगी आपकी, किसी की स्टैंडर्ड होगी। तो बेसिक के लिए हम ये मॉडल पेपर देख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, हर चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे हम। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अटेम्प्ट करने के लिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, लेकिन सबसे पहले हमें 10 मिनट पहले पेपर मिल जाएगा ना, तो हमें क्या देखना है कि ऐसे देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखा हमने, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या बोला हमें, फाइंड द रूट फाइंड करने। ऐसा नहीं बोला कि फॉर्मूले से करो, फॉर्मूले से करेंगे तो अलग मेथड होगी। ठीक है, तो हम देखा कि हम ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, तो हमने इसमें हल्का सा ऐसे मार्क कर दिया, मतलब ये क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, हम कर लेंगे। ठीक है, अब इसे देखने की जरूरत नहीं है, ये बन ही जाएगा। तो अब नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे, फिर हम देखेंगे ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग एपी इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट टू मोर टर्म्स। किसी के लिए हो सकता है ये क्वेश्चन इजी हो, किसी के लिए हार्ड हो। तो आपको सबसे पहले इसको देखना है कि आपके लिए इजी है हार्ड है, पढ़ के समझ में आ जाता है। यदि अच्छा है, बन जाएगा, तो हमने ऐसे टिक कर दिया। जो नहीं बनेगा उसको टिक कुछ भी नहीं करेंगे। जिसमें 100% श्योरिटी है उसको हमने टिक कर देंगे। ठीक है, या फिर कुछ भी मार्क कर दिया, क्योंकि कभी कभी हमें एग्जाम में बोल दिया जाता है कि कुछ भी लिखना नहीं है, तो ऐसे पॉइंट बना सकते हैं हम। ठीक है, देखो अब हम क्या बोला, इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम एन पॉइंट टू P to a circle with center O are inclined each other at angle of 80 डिग्री, then find angle POA। यदि हमें यही वाला इजी लग गया, यदि ये लगता है इजी, तो हम इसको टिक करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। हमने देखा, अब हो सकता है ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो आपके लिए, तो छोड़ देंगे बिल्कुल कि इसको हम लास्ट में देखेंगे, लेकिन जो हमें सबसे पहले बन जाएंगे वो क्वेश्चन हम पहले करेंगे। तो ऐसे करना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम सीधे सॉल्व करते हैं। यदि ये क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछ सकता है कि फॉर्मूले से बताओ या फिर सीधे सॉल्व करो, तो सीधे सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्व लिखा। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन। ओके, गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 है। बस अब सॉल्व कर देते हैं इसे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई 1 यहाँ करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में कितना आ जाएगा, -10 ही आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए और जोड़ने पे या घटाने पे 3 आना चाहिए। तो किसका 5 × 2 करो, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। माइनस का 5 प्लस का 2 10, और -5 + 2 कितना आ जाएगा, 3x। बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा ये। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x कर दो, -10 इक्वल टू 0। देखो मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 10 एक्स स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा। एक्स स्क्वायर के साथ भी कर सकते हो, तो -10 आ रहा है। अब जोड़ने पे या घटाने पे माइनस का 3x आना चाहिए, आएगा। बस अब x कॉमन निकाल लो। x कॉमन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 5 बचेगा, प्लस 2 कॉमन निकालोगे, x माइनस 5 बचेगा इक्वल टू 0। हमें रूट निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 5 को कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 5 इक्वल टू 0 ले लेंगे और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो एक x की वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी और एक वैल्यू मिल जाएगी -2। यहाँ से x इक्वल टू -2 मिल जाएगी। तो बस हमने लिख दिया कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 and -2, x इक्वल टू 5 and -2। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस बहुत ईजी है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो हम इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हो सकता है आपसे फर्स्ट वाला नहीं बना, आपसे ये वाला बन गया, सेकंड वाला, तो वो देख लेते हैं हम कैसे करेंगे सेकंड वाला। तो देखो सेकंड वाला कैसे करोगे, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें क्या बोला, रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमें बताने हैं कि रूट का नेचर्स कैसा है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो जब भी रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो दो वैल्यू आती है, या तो d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, या फिर d की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तब रियल और इक्वल रूट जो है होते हैं। तो हमें नेचर बताना है, इक्वल तो नहीं है रूट, रियल तो है पर इक्वल तो नहीं है। या फिर एक और कंडीशन क्या होती है, नॉट रियल। तो नॉट रियल तो होगा नहीं, पहले ही दे दिया है हमें कि रियल रूट है। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अच्छा यदि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें बताना है कौन कौन से हैं वो। ठीक है, तो देखो यदि नहीं करते तो हमें निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तो करते हैं तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखो, इसको वहीं लिखेंगे, गिवन सारी चीज़ें, गिवन इक्वेशन हर चीज़। उसके बाद क्या लिखेंगे, हम चेक करेंगे कि यार रियल रूट है या नहीं है इसमें। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। यदि रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो फाइंड करना है। तो यदि रियल रूट करेंगे तो d या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये दो कंडीशन फॉलो करती हैं तो रियल रूट होते हैं। हमने लिख दिया। यदि इक्वल अकेला बोलता तो d इक्वल टू 0 रख देते हैं। ठीक है, रख देते हैं। तो वैल्यू रखो, या फिर ऐसा करो कि d की वैल्यू निकाल लो, सिर्फ d की वैल्यू निकालो। d इक्वल टू क्या होता है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, रख दो डी की वैल्यू, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब इसका कंपैरिजन करेंगे हम, इक्वेशन 1 कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, कौन सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वहां से ए बी सी की वैल्यू निकालना है, तो माइनस बी स्क्वायर मतलब -4√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर -4ac मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई सी, बस सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ देख लो इसे, तो d इक्वल टू -4 का स्क्वायर होगा तो प्लस का 16 आ जाएगा, प्लस का 16 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 आ गया, 16 3 जा 48। अब देखो ये 4 3 और 4ac है, तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा, ये भी 48 आ गया, तो देखो 48 से 48 0, मतलब d इक्वल टू कितना हो गया 0, और जब भी d इक्वल टू 0 होता है तो रियल रूट होते हैं और इक्वल रूट होता है, सो द रूट इज रियल एंड इक्वल। अब हम वैल्यू निकाल लेंगे इनकी, तो रियल और इक्वल रूट है तो निकाल लो, अब सॉल्व कर लो इसे, तो सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा x इक्वल टू, क्योंकि हम रूट वाली वैल्यू तो लेके नहीं आ सकते ना, तो हमें कैसे करना पड़ेगा सॉल्व इसे, बी स्क्वायर सॉरी बी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू अपॉन में 2a, इस मेथड से सॉल्व करोगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे सॉल्व करना है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला द, हाँ फर्स्टली हम ये इससे देख लेते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन, इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फॉर्म अ पॉइंट ऑफ पी, एक पॉइंट पी है बाहर जिससे टेंजेंट बनाई है हमने, पी और पी बी किससे हुए बनाई है, सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन फाइंड एंगल ओ पी ए पी ओ ए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने सर्कल बना लिया एक, ठीक है, सर्कल बना लिया, अब हम एक बाहर पॉइंट पी है तो उससे टेंजेंट बना देते हैं, तो एक टेंजेंट ये हो गई हमारी, ठीक है, और एक टेंजेंट ये हो गई, तो ये पॉइंट पी है, ये दोनों इक्वल होते हैं ये तो पता है, लेकिन हमें किस इससे रिलेटेड क्या पता है, हमें एंगल से रिलेटेड पूछा तो हम एंगल बताएंगे, ये पी है, हमें बोला था ये ए है ये बी है, तो ये गिवन ही है हमें। अब ये सेंटर हो गया, ठीक है, सेंटर यहाँ बीच में होगा, हल्का सा बनाना है आपको, ठीक है, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डार्क कर दिया है तो हल्का बना लेता है। अब हमें पता है जब भी हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाते हैं तो ये हमेशा 90 डिग्री बनता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाते हैं सेंटर से तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा 90 डिग्री बनता है। हमें क्या बोल रहा है कि यदि एंगल ओ आर इंक्लाइन टू पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू, हमें पी ओ ए बताना है, ठीक है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, 80 डिग्री के एंगल पे ये दोनों हैं, ये 80 डिग्री हो गया। अब इनको मिला दें हम, क्योंकि हमें पी ओ ए बताना है, ये ओ है तो ये पी ओ ए बताना है। हमें पता है ये दोनों ट्रायंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी से बता भी सकते हो आप, कैसे बता सकते हैं, देखो ये दोनों इक्वल हो गए, ये रेडियस है, ये दोनों इक्वल हो गई और ये 90 डिग्री है, तो आर एच एस से हम बता देंगे ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग साइड सारी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये इक्वल बता दिया, हमें क्या बताना है पी ओ ए, हमें इतना पता है यदि ये 80 है तो ये कितना होगा ये टोटल, या फिर ऐसे भी बता सकते हैं क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है 360, तो ये 90 90 है, ये 80 हो गया, 180 और 80 कितना हो जाएगा 260, ठीक है, 260 हो गया और ये आ जाएगा 100, तो 360 हो जाएगा, टोटल 100 360 का होता है, या फिर ये 80 है तो ये कितना होगा 100, दोनों तरीके से देख सकते हो, ये 100 है और ये क्या कैसे होते हैं एंगल, ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये लाइन बाइसेक्ट कर रही होती है क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंसी बता देते हैं हम इन दो ट्रायंगल में, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम बता देंगे कि ये 100 डिग्री है तो ये कितना होगा 50 होगा, ये भी 50 होगा। हमें क्या बताना है ये वाला एंगल पी ओ ए, तो पी ओ ए एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री। आपको सिस्टमैटिक वे से लिखना है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा क्वेश्चन हम कर सकें। The length of a tangent from a point A at distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle. अब ये देखो और मैं दिया है क्वेश्चन तो आपको सिर्फ एक ही करना है, याद रखना, दोनों नहीं करने, मैं समझा रहा हूँ इसलिए दोनों बता रहा हूँ कि आपसे ये नहीं बना तो ये कैसे कर लोगे। देखो द टेंजेंट ऑफ द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें ये दिया है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है जहां से हम एक सर्कल पे टेंजेंट बना रहे हैं, तो टेंजेंट हमने ये ड्रॉ कर दी एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये पॉइंट जो है वो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर, 1 सेकेंड, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल
वन सेकेंड, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की ये लेंथ है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, और इस सेंटर से कितने दूरी पे है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 हो गया। अब हमें बताना है ये रेडियस कितनी होगी इसकी, तो रेडियस बताने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है जब भी हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाते हैं तो वो 90 डिग्री बनता है, और 90 डिग्री एंगल बन गया तो ऐसे देखो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इतना भी देखो कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, एच होती है, ठीक है, एच होती है, और जो एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, पी, और ये बेस हो गया, बस सॉल्व कर लो। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर हमें पता है कितना है, 5 सॉरी ये 4 है, वन सेकेंड, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सॉरी यहाँ पे हमें ये दिया है कि 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ये कहाँ पे है, ए से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, और जो लेंथ है इसकी वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर, एक बार पढ़ना तो क्लियर हो जाएगा। देखो ऐसा मुझे डायरेक्ट हिट कैसे कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि जो हाइपोटेनस होती है, एच होती है, वो सबसे बड़ी होती है साइड, ठीक है, तो एच सबसे बड़ी होगी तो 5 सबसे बड़ा होगा ना, तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, पी स्क्वायर परपेंडिकुलर तो निकालना है हमें, तो पी का पी स्क्वायर लिख देना, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 16 को इस तरफ पहुंचा दो तो कितना आ जाएगा 9, पी स्क्वायर, तो पी की वैल्यू कितनी निकल गई 3 सेंटीमीटर में भी लिख देना, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। इजी है बहुत क्वेश्चन, जब भी 2 साइड दी हो तो कैसा साइड निकालना है हमें, तीसरी साइड, यदि हमें एक साइड दी हो और एंगल पता हो यहाँ का तो भी निकाल सकते हैं हम। ओके, तो मैंने पिछली वीडियो में सर्कल वाली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, मेटेलिक स्पेयर्स ऑफ रेडियाई 6, 8 and 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फेयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फेयर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हम क्या कर रहे हैं, मेल्ट करके और दूसरे से स्फेयर बना रहे हैं सांचे में रख के, तो इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि आप ना मेल्ट कर रहे हो, उसे वॉल्यूम को पिघला रहे हो और फिर एक बड़े वॉल्यूम का स्फेयर बना रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता है स्फेयर कैसे होता है, ये हो गया स्फेयर। ओके, अब स्फेयर में हमें रेडियस दी है, रेडियाई है 6 सेंटीमीटर, 8 and 10। अब हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है, ठीक है, स्फेयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे अ सिंगल सॉलिड स्फेयर, या फिर मेल्टेड सॉलिड, या फिर ऐसे लिख लो द सिंगल सॉलिड स्फेयर, ऐसे वॉल्यूम ऑफ द सिंगल सॉलिड स्फेयर इक्वल टू क्या आ जाएगा, सारे का सम कर देते हैं, वन सेकेंड, सारे एंगल का सम कर देते हैं, तो कर दो सम, एक सेकेंड, हाँ सबका सम कर देते हैं हम, यहां से तो कर देते हैं सभी का सम, है ना, इजी क्वेश्चन है बहुत। अब देखो 6 सेंटीमीटर रेडियाई वाले का सम 4/3 पाई r1 क्यूब, ठीक है, r1 r2 ले लेते हैं क्योंकि सब रेडियस अलग अलग है, ये r2 का क्यूब प्लस 4/3 r पाई r3 का क्यूब। अब पाई कॉमन निकाल लो सबसे, और इसका भी क्या होगा, इसे कैपिटल आर ले लेते हैं, इसका भी वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम ही तो बना रहे हैं हम, तो इसे कैपिटल आर क्यूब ले लिया हमने। अब पाई सबसे कॉमन निकाल दो, ठीक है, 4/3 और पाई सबसे कॉमन निकल जाएगा, निकल गया कॉमन, ठीक है, तो यहाँ से 4/3 पाई से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या बचा है यहाँ पे बचेगा r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब इक्वल टू r क्यूब, तो r क्यूब इक्वल टू लिख देते हैं, r1 का क्यूब कितना था, 6 था क्या, वन सेकेंड, हाँ 6 है, एक सेकेंड, आई होप कि आपको नीचे का दिख रहा हो जो मेरे क्रम, हाँ दिख रहा है, एक सेकंड थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये अब सही है, आर क्यूब 6 का क्यूब कितना आ जाएगा 216 प्लस 8 का क्यूब कितना आ जाएगा 512, 10 का क्यूब कितना आ जाएगा 110, सम कर देते हैं सभी को, जोड़ दो, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, 1 सेकेंड, हाँ सही है। अब आर क्यूब इक्वल टू 6 2 8, ठीक है, 1 और 1 2 और 5 और 2 8, 5 और 2 7, सॉरी 5 और 2 7 और 1 का 1, तो 17 28 किसका होता है 12 का, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 728, और हमें पता है 728 किसका क्यूब है 12 का, तो 12 आंसर आ जाएगा, मतलब 12 सेंटीमीटर रेडियस आ गई उसकी, ठीक है। हमें क्या बताना था,
फाइंड द रेडियस बताना था, रेडियस बता दिया हमने कितनी, 12 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन दिया है किसका, नंबर ऑफ रन स्कोर्ड का कुछ बैट्समैन के द्वारा जो कि वर्ल्ड के वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में उनने बनाया है। ठीक है, तो देखो उनके रन कितने हैं, 3000 से 4000 के बीच में। कितने लोगों के हैं, नंबर ऑफ बैट्समैन 4 लोगों के, फिर ऐसे ही दिया 18, 9, 7। तो अब हम बताना है फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। मोड मतलब सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी, 8 की है, तो ये हो गया मोड। ठीक है, लेकिन इसके बीच में कोई डाटा होगा हमारा, तो वो निकालना पड़ेगा हमें। तो निकालते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा बार आया है। तो ये निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, मोड इक्वल टू क्या होता है, L प्लस F0 माइनस F1 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। एक बार चेक कर लेना फॉर्मूला यही है नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई H होता है या नहीं, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, H होगा या नहीं होगा तो मत लगाना। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला है, बस सॉल्व कर लेना। L F0 क्या होता है, F0 इसके पहले वाला 4 है, इसके बाद वाला 9 है। ठीक है, तो ये F1 होगा, ये F1 होगा, ये F2 ये होगा और F0 ये होगा। लोअर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार फ्रिक्वेंसी है 4000, तो L 4000 आ गया। बस सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो बस ऐसे सॉल्व करना है, बस वैल्यू रखनी, आंसर आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surname was obtained as follows। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला होता है कितना, मीडियन, एक बार चेक कर लेना ये फॉर्मूला भी, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई H, ये होता है, यानी एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ऐसे तो n/2 क्या होता है, n/2 मीडियन निकालना है, तो मीडियन का यही फॉर्मूला होता है। n/2 सबसे पहले CF निकालेंगे हम। CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है CF। मतलब हम क्या करते हैं, 6 है तो 6 का 6 लिख देंगे आप, 6 का 30 में प्लस करके 36 जाएगा, 36 को 40 में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 76, फिर 76 को 16 में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 92, 6, 6, 12, 7, 8, 1 और 9। ठीक है, 92, 96 और 96 और 4 100, तो 100 अपॉन में करेंगे तो 50 आ जाएगा। 50/2 सॉरी 100/2 कितना आ गया, 50। तो 50 कहाँ पे दिख रहा है हमें, वो देखेंगे। ठीक है, 50 कहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ 6 है, यहाँ 36 है, 50 इस वाले में दिख रहा है, तो इसकी लोअर लिमिट L हो जाएगी। ठीक है, और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी किसकी लेते हैं हम, इसके पहले वाली की। तो यदि ये 76 आया तो हम किसकी लेंगे, 36 की लेंगे, तो 36 आएगा CF की जगह में। F क्या है, फ्रिक्वेंसी इसकी कितनी थी, 40 थी, तो 40 लिख देना। ओके, तो ऐसे सॉल्व करना है हमें, आसान है, वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ मैं चेक ध्यान दिलवा रहा हूँ आपको कि जल्दी जल्दी हम सारे क्वेश्चन कवर कर सकें। अब देखो, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस। कोई क्वेश्चन तो ऐसा नहीं जो छोड़ दिया हो हमने, देख लेते हैं 1 सेकेंड। मुझे लग रहा है क्वेश्चन जो है छोड़ा है हमने, ये वाला छोड़ा है। देखो इसको भी चेक देख लेते हैं एक बार, 1 सेकेंड। देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, 1 सेकेंड, हाँ ये क्वेश्चन में बोला है हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन AP इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 2 मोर टर्म्स। यदि हमें दिया है कि ये यदि AP में है, यदि AP में है तो D बताओ क्या है, कॉमन डिफरेंस बताओ और 2 मोर टर्म्स बताओ, इसके आगे की 2 टर्म और बताओ। तो देखते हैं, सबसे पहले हम AP में है या नहीं वो चेक करने के लिए देखते हैं कि अब क्या उनका कॉमन डिफरेंस है हमें, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, क्या D आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब सेम आ रहा है, तो ये कैसे होंगे, AP में होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 को क्या 2√2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। √2 को कैसे लिख सकते हैं ऐसे, तो A2 - A1 कर दिया, कितना आ जाएगा, 2√2 में से 1 √2 जाएगा तो √2 बचेगा, तो √2 आ गया कॉमन डिफरेंस।
अब देखो इनमें भी आ रहा है क्या नहीं, कॉमन डिफरेंस है, तो 3 बाहर आ जाएगा, इसमें 3√2 आएगा और ये है 2√2। देखो इसमें भी अंतर निकाल रहे हैं तो √2 आ गया। इसका मतलब ये हमारा एपी में है, तो हम क्या लिखेंगे, डी इक्वल टू क्या आ गया, √2 आ गया। सबसे पहले तो जमा हुए क्वेश्चन को, ठीक है, √2 आ गया। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसकी और आगे की टर्म। तो हमें पता है जब हम डी डी जोड़ते जाते हैं तो मिलते जाता है। 32 है, 32 कितना होता है, 4 1 सेकेंड, हाँ 4 ही होता है, 4√2 इतना आ गया 32। इसमें हम डी जोड़ देंगे, √2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 5√2, तो 5√2 आ जाएगा यहाँ पे। 5√2 को क्या लिख सकते हैं, √50 लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखना। 1 सेकेंड, √50 लिख सकते हैं नहीं, हाँ लिख सकते हैं, √50 लिख सकते हैं। अब √50 में फिर डी को जोड़ देना तो ये आ जाएगा, डी जोड़ेंगे मतलब 5√2 में फिर √2 जोड़ दो, 6√2 आ गया। ये कितना होगा, 72 आ जाएगा, रूट में 72 आंसर आ जाएगा। कैसे निकाल पा रहा हूँ मैं, 6 बाहर आता है तो पेयर के साथ आता है, पेयर का 1 बनता है बाहर आके, ठीक है, वैसे ही अंदर कर दोगे तो पूरा बन जाएगा। 6 × 6 तो 6 × 6 36, 36 × 2 76। ओके, तो ऐसे करना है हमें क्वेश्चन को। अब देखो हमें यदि इन द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, हमें यदि इनकी कंडीशन फॉलो हो रही है तो हमें क्या बताना है, प्रेजेंट एजेस बतानी है इनकी, ठीक है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर 4 ईयर एगो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, सम दिया उनकी एजेस का, 2 फ्रेंड है जिनका, तो हम लेट एज ऑफ 1 फ्रेंड इज x, तो सेकंड की कितनी हो जाएगी 20 - x, ठीक है। अब 4 ईयर एगो बोला है तो 4 ईयर एगो का निकाल लेना, ठीक है। अब देखो अब हमें 4 ईयर पहले का बोल रहा है, एगो मतलब पहले का, ठीक है। तो पहले देख लो, ये 4 साल पहले कितने का होता है, x - 4 का, ये 4 साल पहले के कितना होता है 2 - x - 4, ठीक है, यही होता। अब हमें बोला द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48 ईयर का है, 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर, अच्छा 4 ईयर पहले इनका प्रोडक्ट जो है वो कितना होता है 48 हो जाता है, तो लिख देते हैं, बस सॉल्व हो जाएगा। 1 सेकेंड, तो अब निकाल लो इनका, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा x - 4 और ये होगा 20 - 4 मतलब 16 - x इक्वल टू 48। बस सॉल्व कर लेते हैं अब, तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x का मल्टीप्लाई करो 16x माइनस x² -4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 64 आ जाएगा ये, फिर माइनस माइनस का 4x प्लस का 4x 48। तो एक काम करो, जो सॉल्व होता है सॉल्व कर लेते हैं। 16 और 4 20x आ जाएगा, -x² -20x -64 को एक काम करो 48 को इस तरफ ले आओ, तो -64 माइनस का 48 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इनको, तो माइनस का मल्टीप्लाई भी कर दो और सॉल्व करके भी, x² ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये दोनों माइनस में आएंगे, इनका आंसर तो प्लस में हो जाएगा। ये कितना आएगा देख लो, 8 4 12 2 6 और 4 10 और 1 11, ठीक है, इतना ही आ जाएगा। अब इक्वल टू 0, अब मल्टीप्लाई करने पे 112 आए और जोड़ने पे या घटाने पे कितना है -20x, तो देख लेते हैं। 112 किससे कैंसिल हो रहा होगा, 4 से, 4 से चल जाएगा, 4 2 जाए 8 और 4 2 जाए 8, 4 8 जाए 32, 4 से कैंसिल कर दिया। क्या इन दोनों को जोड़ के 20x आ रहा है, नहीं, घटा के 20x आ रहा है, नहीं आ रहा। इसको और करते हैं हम 28 को, तो कैसे लिख सकते हैं, 7 × 4 × 4 16 16 और 7, इनको देखो जोड़ने पे नहीं आ रहा है, तो और कुछ करके देखेंगे। 7 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 2, फिर मल्टीप्लाई कितना बचेगा 8, 7 2 14 14 8, नहीं आ रहा है इसमें भी, ठीक है। जोड़ने पे हमें 20x लेके आना है, तो 20x ही आना चाहिए, अब इसमें भी नहीं आ रहा है, तो और कुछ देखते हैं हम कैसे आएगा। 1 सेकेंड, ये सही किया ना हमने, हाँ सही है। तो देखो और सॉल्व करके देखते हैं, तो 7 × 2 मल्टीप्लाई 8 को कैसे लिखते हैं, 2 × 2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखते हैं सॉल्व करके, ये 2 है, ठीक है। अब सॉल्व करके देखते हैं ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको। 1 सेकेंड, 7 × 2 × 2 × 2 × 2, देखो 7 × 2 तो था ही पहले से,
हमने 8 को ऐसे लिख दिया। अब देखते हैं सॉल्व करके। यदि हम इन सब को लेना है 2 2 4 2 8 16 16 7 नहीं होगा कभी भी, 7 2 जा 14 14 और ये 6 होता तो बन जाता, ऐसे में भी नहीं आ रही। क्या हमने कोई गलती तो नहीं की है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, तो x है और ये माइनस एक्स है, सम करेंगे 20 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो 4 साल पहले x माइनस 4, इसका 4 साल पहले 20 माइनस एक्स माइनस 4 है ना, तो ये 16 माइनस एक्स आ गया। x 16x माइनस 16x और x का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 64 ही आएगा ये, और माइनस माइनस प्लस 4x। अब देखो 16 4 20 हो गया, ये 64 में जोड़ दो, 8 4 12, 6 4 10 और 1 11, 1 1 2 ही आ गया, मतलब इतना ही है। चेक करके देखते हैं, आ जाएगा वो आंसर आसानी से। 7 4 जा कितना आ गया? 28, 28 माइनस 4 24 ही आएगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं कर पाएंगे। 7 2 जा 14 14 2 जा 28 माइनस 4, वो ही आ गया ये तो, और दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 और 7 तो भी नहीं आ रहा है, 8 8 और 14 भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमने कोई गलती भी नहीं की है। 4 एयर एगो बोल रहा है ना, द प्रोडक्ट देयर 48 48 तो लिखा है हमने। एक काम करते हैं, जब भी कंफ्यूज हो ना निकल रहा हो बहुत प्रोसेस के बाद भी, तो सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। देख लेते चेक करके आ भी रहा है या नहीं, तो या फिर हमने ही गलत किया होगा। माइनस बी, तो माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस का 20x हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 400, ठीक है, माइनस 4ac माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c, तो 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4। तो देखो ये तो हमें ऑड नंबर ऑफ वो मिल रहे हैं, तो मतलब हमने गलत देखा होगा। एक बार चेक कर लेते हैं हम इससे, ठीक है। ओ 1 सेकेंड, देखो हमें क्वेश्चन में दिया ही है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यदि पॉसिबल हो तब बताना है हमें। तो देखो ये कंडीशन फॉलो ही नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि जो इसके रूट्स निकल रहे हैं ना, देखो इसके जो रूट्स निकल रहे हैं वो हमारे कैसे निकल रहे हैं, वो निकल रहे हैं इमेजिनरी, रियल रूट नहीं है, ये रियल रूट नहीं है क्योंकि ये माइनस में आ गया हमारा, ठीक है। देखो माइनस का 48 आएगा, जब भी अंडर रूट में माइनस 48 आ जाता है, माइनस में कोई वैल्यू आ जाती है तो वो रियल रूट नहीं रह जाता। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा लिख देंगे हम डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसके रियल रूट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है बस, या फिर डायरेक्ट भी बोल सकते हो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल बस, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द, 1 सेकेंड, हमने और कोई क्वेश्चन तो नहीं छोड़ा है? छोड़ा है, हाँ 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन छोड़ा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है, पॉज करके वीडियो को यदि लेना हो तो। अब देखते हैं सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया है हमें दिया है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, देखो हमने 8 क्वेश्चन कर लिया 30 मिनट से भी कम टाइम में, है ना। तो ऐसा है, आपको भी करना है जल्दी, ताकि आपके पास टाइम बचे और आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ और फिर से एक बार रीचेक कर पाओ कि कहीं गलती तो नहीं की है। अब देखो द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ द कॉमन डिफरेंस एंड द कॉमन डिफरेंस। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, मतलब a1 इक्वल टू कितना दिया है 5 दिया है, या a इक्वल टू 5 दिया है, ऐसे लिख सकते हो। द लास्ट टर्म इज l इक्वल टू 45 गिवन है ये हम। द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें पता है सम के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये लगाना यहाँ पे बेवकूफ़ी होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे d भी नहीं पता हमें और n भी नहीं पता टोटल टर्म कितनी है। ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है। तो देखो एक और फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता है हमें? ये पता है कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। सॉल्व कर लो तो एस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा n/2 की वैल्यू हमें नहीं पता है, एस एन की वैल्यू पता है क्या? बिल्कुल पता है, 400 दिया है, सम दिया है हमें। तो 1 सेकेंड सम लिख देते हैं, इसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, इसको नहीं यहाँ देखो, ठीक है। हमें 400 दिया सम इक्वल टू एन कितना दिया नहीं पता हमें, फर्स्ट टर्म कितनी दी है 5, लास्ट टर्म कितनी दी है 45, सम करेंगे 50 आ जाएगा, 50 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 400 कितना आ गया
25n आ गया, ठीक है 25n आ गया, 25 से इसे डिलीट कर देते हैं तो सीधे 25 से माइनस करो, कैंसिल आउट करते हैं तो n इक्वल टू ऐसे लिखोगे 400 अपॉन में 25, तो 5 से भी काट सकते हो, डायरेक्ट 25 से भी काट सकते हो जैसे आपको याद है। 25 से 1 टाइम कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 किस में आता है 6 में आता है, तो 16 आपका n की वैल्यू निकल गई 16 है, टोटल टर्म कितनी है 16 है, ठीक है देख लेना एक बार कैलकुलेशन, बाकी सही है 150 25 15 ये 40 हो जाएगा, ठीक है 400 है, सही है क्वेश्चन। तो n निकल गया, d निकालना, d कैसे निकालेंगे, d निकाल लेंगे हम यहाँ से, ठीक है आई होप आपको क्लियर हुआ होगा हम कैसे कर रहे हैं। या फिर आपको पता है ना कि टोटल टर्म कितनी है 16 है, तो लास्ट टर्म निकाल लो कि हमें पता है ए एन इक्वल टू कितना है 45 है, मतलब nth टर्म 45 है, टोटल टर्म कितनी है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा दो, ये क्या है 5 है, प्लस टोटल टर्म कितनी है 16 भी टर्म 45 है, तो 16 माइनस वन, डी की वैल्यू निकालनी है कितनी है ये 45 है, 45 में से 5 माइनस कर दो 40 आ जाएगा, 16 माइनस वन 17 डी आ गया, ये सॉरी 15 डी आ गया है ना, 15 डी आ जाएगा। अब डी की वैल्यू निकालो, डी की वैल्यू आ जाएगी 14 अपॉन में 15 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 5 से 3 टाइम और 5 से ये सॉरी 5 से ये जाएगा 1 सेकंड 5 1 जा 5 सॉरी 5 8 जा सीधे 40 टाइम्स, तो 8/3 आपका डी निकल गया। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it the distance between the foot of, ठीक है तो हमें क्या हुआ एक ट्री था, देखो ये ट्री है ना, तो ये ट्री जो है स्टॉर्म के कारण यहाँ से कट हो गया, इतना पार्ट इसका कट हो गया और बैंड होके यहाँ जमीन से टकरा गया। वो कितने के एंगल से जमीन से टकरा रहा है, वो 30 का एंगल बना रहा है, किससे ग्राउंड से, तो ये 30 का एंगल बना रहा है वो, ठीक है। अब देखो और हमें क्या बोला, इसे नाम दे देना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब देखो हमें क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन द फुट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है इसकी, हमें और क्या पता है, A tree breaks due to a storm, the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter, find the height of the tree। हमें बोल रहा है the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter। देखो हमें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी है 8 मीटर, हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें टोटल हाइट बतानी है, तो हमें टोटल ट्री की हाइट बतानी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री है ना, तो टोटल ट्री की हाइट बतानी है। यहाँ से यहाँ तक तो कितना था, यहाँ से यहाँ तक तो उसका बैंड पार्ट था ना, ये बैंड पार्ट चला गया, तो हमें टोटल हाइट बतानी है, तो कैसे निकालें, ये 8 है, हमें पी निकालना है, पी और बी की बात हो रही है, ठीक है पी और बी किस में आता है 10 में आता है, 10 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 30 इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन बी, मतलब ए बी अपॉन 8, 10 30 कितना होता है 1/√3 होता है, ए बी आ गया, ये 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 8√3 आ जाएगा, ठीक है। अब √3 नीचे सही नहीं रखता तो हम 8 का √3 का रैशनलाइज कर देते हैं, तो √3 अपॉन में 3 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब देखें हमने यहाँ तक निकाल लिया 8√3/3 ये निकाल लिया। अब हमें ये वाला पार्ट भी निकालना है, तो h निकाल लो आप। h कैसे निकाल लोगे, कोई और लगा दो फॉर्मूला या पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, जिससे निकालना चाहो निकाल सकते हो। तो देखो हम यहाँ पे sin 30 लगा देते हैं, sin 30 इक्वल टू, हमें पता है जो बेस है ना वो कितना है, सॉरी परपेंडिकुलर कितना आ गया है 8√3/3 अपॉन बी कितना है, बी हमें निकालना, सॉरी एच हमें निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। क्या होता है पी अपॉन एच होता है ना, तो पी अपॉन एच लिख दिया हमने, एच की वैल्यू निकालनी तो 1/2 होता है, ये 2 की वैल्यू यहाँ कर दो, एच का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, तो एच इक्वल टू साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, तो कितना आ जाएगा 8 2 16 √3/3, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है हमें क्वेश्चन को। अब ये एच निकला है आपका, अब जोड़ दो 16√3 अपॉन में 3 प्लस 8√3 अपॉन में 3 जोड़ दो, 3 एलसीएम आ जाएगा, और 8 और 16 कितना हो गया 32, 1 सेकेंड 32 नहीं होगा 24 होगा, 24√3
ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका। 3 से 8 टाइम कैंसिल कर दो तो 8√3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, ये आपका राइट आंसर हो गया। टोटल हाइट निकल गई 8√3। अब देखो, तो बहुत क्वेश्चन इजी हैं आपके, ठीक है। एक बार बस आपने कॉन्सेप्ट समझ गए, सारा बेसिक क्लियर है आपका, तो कोई क्वेश्चन आ जाए आपसे बन जाएगा। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिनमें प्रॉब्लम जाए, तो 1-2 क्वेश्चन के लिए रिग्रेट नहीं करना है, लास्ट के लिए टाइम बचेगा ना तो दिमाग लगाएंगे, सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो बन रहा है उसको करना है। तो देखते हैं हम ये क्वेश्चन। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming the tree is no slack in there, sorry tree बोल रहा था मैं, that there is no slack the string। ठीक है, तो देखो हमें बोला है एक काइट है जो कि ग्राउंड लेवल से 60 मीटर अबव है। ये 60 मीटर अबव हो गई। अब हमें द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो इस तरीके से ग्राउंड को टच कर रही है ये। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है, ये दिया है हमें। और फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब इसमें स्लैक नहीं है, ये कैसी है? बिल्कुल सीधी है, ठीक है। तो हम क्या बता सकते हैं? हमें h निकालना है। तो किसका फॉर्मूला लगाएं? साइन 60 का। साइन 60 मतलब p/h होता है। तो साइन 60 कितना होता है? √3/2। ओके, p कितना है बताओ? 60 मीटर है, तो p हो गया 60। y h की वैल्यू निकालनी है, h का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं और 60 y √3 × 2 ऐसे कर दिया। तो h की वैल्यू, अब √3 ऐसे सही नहीं लगता तो हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब रेशनलाइज कर देते हैं। तो 120 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई √3, 3 से डिवाइड कर दो तो h इक्वल टू आ जाएगा 60 √3 मीटर। ये आपका राइट आंसर होगा कि यहाँ से स्ट्रिंग की जो डिस्टेंस है या लेंथ है वो कितनी निकल गई? 16 √3 पूरा लिखोगे, ठीक है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 60 √3 मीटर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। हमें क्या प्रूव करना है? कि वो टेंजेंट जो है वो इक्वल होती है। तो देखो हमने एक सर्कल बना लिया, एक बाहर पॉइंट है, ये बाहर पॉइंट हो गया, तो ये P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। हमें ये बताना है ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ये दोनों इक्वल है तो कैसे बता सकते हैं हम? तो देखो हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि परपेंडिकुलर यहाँ पे मिल रही है। अब हमें पता है, हम इसे O नाम दे देते हैं। हमने सबसे पहले लिया ट्रायंगल OAP, फिर एंड ट्रायंगल OBP, ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल OAB एंड OBP। अब क्या करें हम? देखते हैं कि अब हमें क्या बतानी है, ये दोनों इक्वल बतानी। कैसे बता सकते हैं? तो हम सोचते हैं यदि हमें ना पता चल गया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगी। देखते हैं होगी या नहीं। तो अब देखो यहाँ पे OP इक्वल टू OP, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है तो ये कॉमन हो गई। और देखते हैं हमें पता है OA इक्वल टू OB, ये क्या है? रेडियस है सर्कल की, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। और देखते हैं हमें पता है जब हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो वो हमेशा कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। मतलब एंगल OAP इक्वल टू क्या हो गया? एंगल OBP 90 डिग्री, ठीक है। तो हम RHS से, फ्रॉम RHS ये जो दो ट्रायंगल हैं OAP कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? एंगल OBP के। ये कॉन्ग्रुएंट बता दिया। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड सारी इक्वल हो जाएंगी, करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि AP इक्वल टू BP होगा। ये राइट आंसर हो गया। तो घबराना नहीं है किसी भी क्वेश्चन से, सॉल्व होगा वो बहुत आसानी से होगा। बस आपको कॉन्फिडेंस रखना है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, ठीक है। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशो ऑफ 5:8। मेजर द टू पार्ट्स, राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड गिवन द प्रॉपर जस्टिफिकेशन, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी बताना है और ये भी सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम एक एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने इसे नाम दे दिया AB और ये हो गया 7.6। अब ये टोटल कितने में बांटनी है हमें? 5:8 में। मतलब टोटल कितना हो गया? 13। तो 13 आर्क बना दो, 1
13 इक्वल आर्क बनाएंगे। यहाँ पे छोटी बनी है पर आपको इक्वल बनानी है, एक ही आर्क काटा और उसी को काटते चलो काटते चलो काटते चलो, ठीक है। इक्वल आर्क रखनी है, फिर यहाँ पॉइंट बनाएंगे, फिर इक्वल आर्क काटेंगे तो 13। लास्ट पॉइंट जो होगा उसको मिला दो। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इसलिए ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। इनको मिला दिया तो ये जो एंगल बनेगा उसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। कहाँ से? 5th पॉइंट से। तो ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा, ये A5 होगा। अब हम क्या करेंगे, एक आर्क बना देंगे। आर्क बनाई तो सेम आर्क A5 से भी बना देंगे, सेम आर्क बना दी। अब यहाँ से हम कंपास को रखेंगे और यहाँ देखेंगे वो कहाँ पे टच कर रहा है, उतना मेजर कर लिया हमने और उतनी आर्क यहाँ पे काट दी और A5 से इसको मिला दिया, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिला दिया तो ये दोनों देखो पैरेलल लाइन हो गई, पैरेलल लाइन मिल गई। अब हमें पता है जब भी प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, जब भी दो लाइन पैरेलल हो जाती है किसी ट्रायंगल में, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, इसे O नाम दे दो। तो AO अपॉन OB इक्वल टू होगा A5 अपॉन में A5 A13। तो ये होगा, यहाँ से बता सकते हो आप, ठीक है। बस सॉल्व कर लेना। अब हमें दिया है क्वेश्चन, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ्स, राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड गिवन प्रॉपर जस्टिफिकेशन। ठीक है, हमें क्या बोला है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक 6 सेंटीमीटर का हमें सर्कल ड्रॉ करना है, तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। अब हमें कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे। तो यहाँ से 6 यहाँ हो गया, यहाँ कहीं 4 होगा, तो ये टोटल 10 सेंटीमीटर हो गया। क्या है, पॉइंट P नाम दे देते हैं। अब हमें क्या करना है, एक बनाना है, तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। एक ऊपर आर्क ड्रॉ कर दिया, एक नीचे, फिर इस पॉइंट से आधे से ज़्यादा लेंगे और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिला देंगे। तो जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला उसको सेंटर मानेंगे और एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, अब सर्कल बना दिया तो अब जो पॉइंट मिला आपको, वो पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दो, तो ये बन गई आपकी टेंजेंट। अब टेंजेंट जो है आपको इसको क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है। तो जस्टिफाई करने के लिए हमें पता है, जब हम इस पॉइंट को मिला देता है, इस O को इस टेंजेंट के पॉइंट से मिला दिया, A से मिला दिया, ये B हो गया, तो हमें पता है, ये देखो ये सर्कल कैसे दिख रहा है, ये सेमी सर्कल पे बना एंगल है, ये हाफ सर्कल हो गया। सेमी सर्कल पे बना एंगल हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब 90 डिग्री होता है, जब भी हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाते हैं तो वो हमेशा कितना बनता है, 90 डिग्री ही बनता है। अब यदि ये 90 डिग्री बना है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये 90 डिग्री तभी बनेगा जब ये टेंजेंट होगी। अब ये टेंजेंट है तो सिमिलरली इसमें भी बता सकते हो कि ये भी टेंजेंट होगी। बस शो कर दिया आपने, जस्टिफाई कर दिया, इजी है बहुत। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो जो भी लिखते जा रहे हो आप, कंस्ट्रक्शन में लिखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ आ 6 सेंटीमीटर सर्कल रेडियस। ठीक है, सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। फिर क्या किया आपने, फिर आपने 10 सेंटीमीटर की सेंटर से लेके एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, तो ऐसे सब चीज़ लिखनी है आपको। नहीं बनता है तो अब तो टाइम भी नहीं बचा आपके पास, तो देख लेना। अब देखो, 12वां सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. Which method did you use the finding mean and why? तो देखो, हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन मतलब ये किस मेथड का यूज करें हम और क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या बोला, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द प्रोग्राम डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। पर हाउस का मीन निकालना है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। ठीक है, तो देखो मीन निकालेंगे इसके, तो किस विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। तो हम कहेंगे कि हम इसमें कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड भी कर सकते हो और ये वाली डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हो। तो हम क्या कहेंगे इसमें, हम वी यूज डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन बिकॉज द डायरेक्ट मेथड इज सो इजी। ठीक है, या फिर टू इजी नहीं बोल सकते, टू जो है ना नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, तो सो इजी ऐसा बोल सकते हैं, वेरी इजी। बस ओके, इतना ही लिखना है आपको। और फिर क्या करोगे, समेशन
एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में समेसन एफ आई। अब एफ आई निकालना है, एक्स आई कैसे निकलेगा, तो इंटरवल में दिया तो एक्स आई कैसे निकलता है, दोनों का सम करो अपॉन में 2 कर देना तो एक्स आई निकल जाएगा। तो एक्स आई निकालना है यहाँ पे, ठीक है। एक्स आई कैसे निकलेगा, इन दोनों का सम करके अपॉन में 2 करना तो 1 आ जाएगा। फिर अंतर कितने का, 2 का है तो ये 3 आ जाएगा। देखो 4 to 6 अपॉन में 2 करेंगे 3 आएगा। अब इसमें 5 जोड़ दो, इसमें आ जाएगा 7, इसमें ऐसे आते जाएगा। तो एक्स आई निकाल लेना, फिर एक्स आई इंटू एफ आई कर देना, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर सम कर देना, समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई निकल जाएगा अपॉन में समेसन एफ आई से डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और क्वेश्चन बचे हैं तो देख लेते हैं। अ पर्सन इज वाइट washing a wall with the help of ladder which is kept as shown in the following figure। तो इस तरीके से वो यूज कर रहा है लैडर का। अब हमें क्या दिया है, when he wants to paint at higher or lower points he should change the position of ladder and angle। एंगल चेंज करेगा, देखो वो एंगल भी चेंज कर देता है और पोजिशन भी चेंज कर देता है। अब देखो क्या दिया है, if ladder is inclined at 60 degree angle and distance of the foot of the ladder to the foot of the wall AB equal to 2 meters then find length of ladder। लेदर की लेंथ निकालो, हमें ये बोल रहा है। if ladder is inclined at 60 degree, ठीक है। तो आप बना सकते हो कि यदि वो 60 डिग्री का बना तो आपको पता है जब भी हम यहाँ पे बनाते हैं तो ये 60 डिग्री का बनता है, ठीक है। और जैसे ही दूर जाते जाते हैं तो वो एंगल कम होते जाता है, मतलब ये कितने का बनेगा, 30 का बनेगा। सिंपल सी बात है। तो ये 60 का है तो हमें इसकी लेंथ पता है। 1 सेकेंड, क्या क्या दिया है हमें, देखो 60 डिग्री ए बी इक्वल टू 2 है, ए बी इक्वल टू 2 है मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या दिया, बस इतनी की नीड है। हमें क्या बताना, लैडर की लेंथ बतानी है। किसका लगाएंगे, साइन 60 लगा दो, इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन सॉरी साइन 60 नहीं कॉस 60 लगाएंगे, क्योंकि बेस की बात है ना, बेस और एच की बात हो रही है तो बी अपॉन एच। तो हमें पता है कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2। बेस कितना है, बेस है 2, एच कितना है, एच निकालना है तो एच इस तरफ आ जाएगा और 2 × 2 कितना आ जाएगा 4, तो 4 सेंटीमीटर आ गई इसकी लेंथ। तो ऐसे सॉल्व करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला आप खुद करके देखना, स्क्रीनशॉट ले लो, इजी क्वेश्चन है। अब देखो, ऑन अ संडे योर पेरेंट्स टुक यू टू फेयर, यू कुड सी लॉट ऑफ टॉयज डिस्प्लेड एंड यू वांटेड देम टू बाय अ रूबिक्स क्यूब एंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम फॉर यू। ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। Find the volume of Rubik's of edge is 7 cm and find the length of the diagonal also। हमें डायगोनल की लेंथ भी बतानी है और रूबिक्स जो है उसकी एज जो है 7 सेंटीमीटर है, तो हमें वॉल्यूम भी बताना है। हमें पता है जब भी क्यूब होता है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, ए का क्यूब, मतलब 7 का क्यूब होगा तो कितना आ गया 343, तो ये आ गया वॉल्यूम। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसका डायगोनल भी निकालना है। डायगोनल कैसे निकलता है बताया था एक बार मैंने, ठीक है। डायगोनल मतलब क्या होता है, देखो डायगोनल होता है जब भी हम स्क्वायर में देखें तो डायगोनल ये होता है। वैसे यदि हम किसकी बात करें, क्यूब की बात करें तो डायगोनल क्या होगा, जैसे आप कमरे में बैठे हो, ठीक है, ये वाले इस वाले रूट से लास्ट वाले से इस फर्स्ट वाले का हम फुट मिला देंगे तो ये हो गया, ठीक है। अब हम कैसे निकालें इसको, हमने तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा इसका, तो हमें पता है देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, एज है एक, तो 7 सेंटीमीटर हो गई। अब देखो 7 सेंटीमीटर है, इसको भी मिला देते हैं हम तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अब ये निकालेंगे तो इसको हम बाहर निकालेंगे तो कैसे दिख रहा होगा, या फिर आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। देखो a√3 होता है, ऐसे याद रख लो। डायरेक्ट याद क्या रखोगे कि a√3 होता है डायगोनल, तो हमें डायगोनल निकालना है तो निकाल लेते हैं। a कितना 7 है और √3 तो 7√3 डायगोनल आ जाएगा, बस आंसर आ गया, इजी है। अब देखो फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आइसक्रीम इफ द बेस ऑफ रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो देखो बेस दिया हमें यहाँ से यहाँ तक कितना दिया, 7 सेंटीमीटर दिया। हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा 2πr²। तो बस सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22 है, 7 r कितना है 7 × 7, तो 7 से 7 कैंसिल कर दो और 22 × 2 कितना हो जाएगा 44, 44 × 7, तो 7 × 4 कितना हो गया 8, 2 आ जाएगा 7 × 4 28 और 2 30, तो 308 आपका। ये देखो ये किस में निकलेगा, सेंटीमीटर में था क्या, हाँ सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा। ये किस में निकला, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। ओके बस, तो देखो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, है ना। तो बहुत ईजी है बस, और वो भी बहुत कम टाइम में। तो आपको तो लिखना है, मैं मानता हूँ कि आपको टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, पर आप जैसे जैसे करते रहोगे ना बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले देखो घबराना नहीं है,
सबसे पहले शांत माइंड के साथ जो जो क्वेश्चन आपसे 100% श्योरिटी के साथ बन रहे हैं उनको हमने टिक कर लिया, सबसे पहले वो कर लो। भले 3 क्वेश्चन हो, वो भले 5 क्वेश्चन हो, भले आपको 10 क्वेश्चन बन गए, वो सबसे पहले करो, उसके बाद जो नहीं बने हैं वो करो, ठीक है। ऐसी स्ट्रेटजी रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, टाइम बहुत कम पड़ जाएगा, याद रखना, ठीक है। आपको हर चीज़ करनी है। मैंने तो डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, इसलिए कम समय में कर पाया, बहुत कम समय में मैंने कर दिया सारे क्वेश्चन, लेकिन आपको समय लिमिटेड मिलेगा, है ना, और आपको टाइम लिमिटेड है, आपके पास क्वेश्चन लिमिटेड रहेंगे, तो उनको करना है टाइम में आपको। तो क्या करोगे, टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है एक्स्ट्रा चीज़ों में, बस सॉल्व करते चलना है। ऐसा नहीं कि गलत क्वेश्चन में फंस गए और आधे घंटे उसी में लगा दिए, ऐसा करोगे तो दिक्कत होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बस सॉल्व करते रहो, अपने आप ऑटोमेटिक जो क्वेश्चन नहीं भी बनेंगे ना, बन जाएंगे, कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाएगा। सबसे पहले इसलिए जो क्वेश्चन बन रहे हैं पहले वो करोगे। ओके, थैंक यू।